सो हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है। तो हम नोट्स पे शिफ्ट होने से पहले कि नोट्स को हम समझें कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उससे पहले हमें इसका मीनिंग समझना है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स ही क्या है। इसलिए गूगल से एक स्प्रिंगर का लिंक मैंने निकाला, वहां से डेफिनेशन समझेंगे कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स ये शब्द हमारे पास बहुत बार आ रहा है। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं, पहले हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की, फिर अब फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आएगी, फिर सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आएगी, फिर मिक्स्ड भी है, और फिर ये यूनिट खत्म है। तो इसलिए हम पहले इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इलास्टिसिटी में होती क्या है। इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी का ही अगला हिस्सा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। पिछले सेमेस्टर में आपने इलास्टिसिटी पढ़ा और अब पढ़ रहे हो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। और दोनों के लिए वही बुक है, आई.एस. सोकोलोनिकॉफ। तो मतलब ये दोनों कनेक्टेड हिस्से हैं, ये दोनों कनेक्टेड सिलेबस हैं। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए वो कहता है कि जितनी प्रॉब्लम सॉलिड मैकेनिक्स में होती हैं, उन सब के तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अ, मुझे इसमें कहीं भी ड्रॉ का ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। तो उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्री, मतलब स्ट्रेन्स, जो हम स्ट्रेन कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसके रिगार्डिंग। दूसरी होती है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिलेटिंग टू द ट्रैक्शंस, ये स्ट्रेसेस। और तीसरी होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन को जोड़ने वाली इक्वेशंस। अब ये जो तीनों तरह की इक्वेशन है, कि अभी तक हम क्या करते आए हैं, हमने अगर एनालिटिक फंक्शंस की टर्म्स में भी किया, तो पहले स्ट्रेसेस इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक फंक्शंस, फिर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक फंक्शंस, फिर इनका आपस में रिलेशन कि डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेसेस का क्या रिलेशन है आपस में। तो अल्टीमेटली हम ये सब काम करते आए हैं। अब वो कहता है इन सब इक्वेशंस में, ऑल दीज इक्वेशंस आर नेसेसरी। ठीक है, जितने भी ये टॉपिक होते हैं ना, टॉर्जन ऑफ ए बार, बेंडिंग ऑफ ए बीम, ये आप अगले सेक्शन में पढ़ोगे। ये अभी अभी इसका कोई काम नहीं है। तो विच ये सब बॉडी के अंदर का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि क्या हो रहा है। और सरफेस पर या बाउंड्री पर जो कुछ कंडीशंस होंगी कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सरफेस और बाउंड्री ऑफ बॉडी, वो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हमारे पास अब वो आगे कहता है these boundary conditions comprise given data about displacement and tractions। जो कॉम्बिनेशन है, आपने जो अब तक इक्वेशंस निकाली उनको कहेंगे डोमेन इक्वेशंस। जो आपने निकाला स्ट्रेसेस इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन, स्ट्रेन्स इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन, उन्हें कहेंगे डोमेन इक्वेशन। उसके साथ बाउंड्री कंडीशन मिला देते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है? मान लो मैंने कहा कि बाउंड्री के ऊपर जो सरफेस स्ट्रेसेस हैं वो नोन है। ट्रैक्शंस भी कहते हैं स्ट्रेसेस को, ट्रैक्शंस या लोड्स भी कहते हैं। ये देखो, ट्रैक्शंस, लोड्स। तो अगर हम कहते हैं कि सरफेस पर ट्रैक्शंस या लोड्स नोन है, वो एक तरह की बाउंड्री कंडीशन है। पिछली निकाली हुई इक्वेशंस के ऊपर अगर कोई कंडीशन थोप दी जाए कि भाई बाउंड्री पर सरफेस स्ट्रेसेस जो है वो नोन ऑन द बाउंड्री, नोन यानी पता है, हमें वैल्यूज पता है, T11 की, T22 की, T12 की। या हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट्स पता है हमें बाउंड्री पर। फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनेगी जिसमें हमें बाउंड्री पर स्ट्रेसेस पता है, T11 T22 T12 पता है। सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है जिसमें हमें बाउंड्री के ऊपर स्ट्रेन्स पता है। स्ट्रेन्स यानी कि या डिस्प्लेसमेंट U11 U12 U22। तो ये सारी जो बातें हैं, और फिर एक मिक्स्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये मीनिंग है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का। पहले आपको बेसिक समझाने की मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। अब हम बात करते हैं अपने हिसाब से, जो हमारे नोट्स हैं वहां पर क्या है।
तो वहां पर फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है कि इसमें लोड्स यानी कि T1 T2 ये नोन है बाउंड्री पर, ये हमें पता है बाउंड्री पर। ठीक है, अब T1 और T2 अगर बाउंड्री पर पता है तो हमारी जो इक्वेशन होती थी T1 T2 आर नॉन ऑन द बाउंड्री, लोड्स आर नॉन ऑन द बाउंड्री, यही फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की मेन बात है। जो सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आएगी उसमें क्या पता होगा, डिस्प्लेसमेंट्स आर नोन ऑन द बाउंड्री, U11 U22 ये पता होंगे। अब वो कहता है कि अगर ये पता है तो हमारा जो ये रिलेशन होता था जो हम पिछले साल करके आए हैं पिछले सेमेस्टर में, टी आई न्यू इज इक्वल टू टी आई जे न्यू जे। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे पास T1 क्या बनेगा, आई अगर 1 है तो T1 बीटा न्यू बीटा, बीटा की वैल्यू 1 2 पुट करो तो बन गया T11 न्यू 1 प्लस T12 न्यू 2, ये लिख दिया इसने इज इक्वल टू T1। ऐसे ही T2 की इक्वेशन बन जाएगी। अब वो कहता है हम पीछे पढ़ के आए हैं कि T11 U, 2 2 के बराबर होता है, T22 U, 1 1 और T12 माइनस U, 1 2, ये एरी स्ट्रेस फंक्शन में हम करके आए हैं। इसका मतलब हुआ कि जो हमने लिखा था अभी, हमने कहा था T1 इज इक्वल टू T11 न्यू 1 प्लस T12 न्यू 2 कहा था, वहां T11 की जगह हम रख देते हैं U, 2 2 और T12 की जगह रख देते हैं माइनस U, 1 2, ये माइनस भी है, हो गया। तो यहां से हमें ये मिल गया। अब हम ऐसे ही हमने T2 में रखा, T2 क्या था, T2 में इधर था, देखो T2 था T21 न्यू 1 प्लस T22 न्यू 2, T21 की जगह आ गया माइनस का U, 1 2 और T22 की जगह आ गया U, 1 1। ये U क्या है, U है एरीज स्ट्रेस फंक्शन। U कौन है, एरीज स्ट्रेस फंक्शन। और हमने पीछे एक बड़ा आर्टिकल करके इसको एनालिटिक फंक्शंस में भी किया था कि U इज इक्वल टू फाई और साई के रूप में लिखा था ना, समथिंग फाई फिर फाई डैश, ऐसे z टाइम्स ऐसे था इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। तो हमने इस एरी स्ट्रेस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन भी कर रखा है। अब हम उसका फायदा उठाएंगे। हम क्या करेंगे, हम बाउंड्री कंडीशंस तो लग गई, स्ट्रेसेस नोन है, T1 T2 निकाल लिए, न्यू 1 क्या होता है, ये होता है, न्यू 2 क्या होता है, ये होता है। ये डायग्राम मैं पिछले आर्टिकल में भी करा चुकी हूँ। ठीक है, अब आपने कहा कि ये सारी बातें यहाँ लगा दो, जहाँ न्यू 1 है वहाँ न्यू 1 की वैल्यू, जहाँ न्यू 2 है वहाँ न्यू 2 की वैल्यू, और ये आपके पास नंबर 6 आ गई। अब आपने कहा कि ये 5 से 7 आ गई, देखो 4 से 6 आई और 5 से 7 आ गई। अब 6 क्या कहती है, 6 इक्वेशन कहती है कि अगर बाहर हम डेरिवेटिव लिख दें इसका U, 2 का, तो पहले मतलब हम क्या करेंगे, पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू x2 ले लिया, तो इसका मतलब है U, 2 2 और फिर dx2/ds। ठीक है, ऐसे ही अगली बार U, 2 1 dx1/ds, ये होगी इज इक्वल टू T1। 6 को ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे ही हमने फिर इंटीग्रेट कर दें, अगर दोनों तरफ इंटीग्रल करते हैं तो ये U, 2 है, ये इंटीग्रेशन हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसको वैल्यू सेम इसी तरह 7 से आ जाएगा, 7 को इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। अब हमने कहा कि हम इसकी नाम रख देते हैं F1s, किसका रखा है ये F1s नाम, और इसका रख देंगे F2s, देखो इसका नाम रखा F1s, इसका रखा F2s। हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास ये आ गया, मतलब एयरी स्ट्रेस फंक्शन को, F1s कौन है, इंटीग्रल है T1 का, F2s है इंटीग्रल T2 का, T1 T2 हमें पता है, T1 T2 कैसे हैं, नोन, तो इसका मतलब F1 F2 नोन है, क्योंकि F1 है इसका इंटीग्रल, F2 है इसका इंटीग्रल, तो F1 F2 भी क्या हो गए, नोन हो गए। F1 F2 नोन है, नोन की टर्म्स में एरीज आ गया, एरीज आने का मतलब हम एरीज का पीछे आर्टिकल पूरा इनको जोड़ दिया, U1 प्लस U2 ये हो गया। अब हम पीछे इतना बड़ा आर्टिकल करके आए हैं एनालिटिक फंक्शन, U की ये होता है,
अब u कॉमा 1 निकाल दिया, u कॉमा 2 उसको प्लस आयोटा करके लिखा, तो ये आया हमारे पास नंबर 12। ठीक है, तो 11 और 12, 11 क्या थी हमारे पास, 11 थी ये कि u1 प्लस u2 ये है, और 12 हमने निकाली u1 प्लस आयोटा u2 ये है। तो इन दोनों से आपको बराबर कर दिया। अब इनको वहां पर भी u1 प्लस आयोटा u2 होएगा, आयोटा बाद में लगा देंगे, नहीं तो ये देखो f1 प्लस आयोटा f2 कर दिया, तो वहां भी आप u1 प्लस आयोटा u2 निकालो, बेटर है, ये आयोटा लग गया, तो ये हो गया। ये कंडीशन निकली है कि इट इज द कंडीशन कि बाउंड्री पर अगर आपको T1 T2 नोन है, T1 T2 नोन का मतलब F1 F2 नोन है, तो F1 पता है, F2 पता है, तो आप एनालिटिक फंक्शंस भी निकाल सकते हो, जो आपका एनालिटिक फंक्शंस का सारा जोड़ है वो बराबर आ जाएगा, ये कंडीशन है। तो दिस इज फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आपको बाउंड्री पर कुछ कंडीशंस दी गई। यहाँ कंडीशन है कि T1 T2 नोन ऑन द बाउंड्री, आपने T1 T2 से F1 F2 तक कर दिया कि F1 F2 नोन ऑन द बाउंड्री, और आपने एरिस स्ट्रेस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ F1 F2 कर लिया, और बाद में आपने क्या कह दिया कि एरिस स्ट्रेस ये टोटल जोड़ते हैं तो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है ना, F1 प्लस आयोटा F2। एनालिटिक फंक्शंस के रूप में आपने नोन, जो ये चीज तो पता है, ये आपको पता है नोन है, और एनालिटिक फंक्शंस निकल गए सारे। ठीक है, अब आती है सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सेकंड बाउंड्री मतलब हम जितनी अब तक रिजल्ट्स निकाले थे उनका यूज कर रहे हैं, और बाउंड्री पर एक कंडीशन लगा रहे हैं। बाउंड्री पर कंडीशन यहाँ क्या लगी, डिस्प्लेसमेंट्स आर गिवन ऑन द बाउंड्री। सेकंड में बस इतना ही फर्क है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट्स गिवन है u1 1 u2 2 u1 2, ये पता है, ये स्मॉल u है जो अब मैं यूज कर रही हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए, और जो बड़ा u होता है वो है एरी स्ट्रेस फंक्शन, ये फर्क है इन दोनों में। तो अब हमने कहा डिस्प्लेसमेंट्स पता है, हमें पिछला आर्टिकल क्या कहता था जब हमने निकाला था डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ये एनालिटिक फंक्शन होते थे, ये डिस्प्लेसमेंट थी, के की वैल्यू क्या होती थी, लैम्डा प्लस 3 म्यू ओवर लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं आपको कि जितना है ये एनालिटिक फंक्शन, वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन हम करके आए थे, ये आर्टिकल्स यहाँ रिप्रोड्यूस भी करना पड़ सकता है, दोबारा करना पड़ सकता है अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 8 या 10 या 16 नंबर का। अब आप कहते हो कि हम पिछले आर्टिकल की तरह ही u1 u2 यहाँ पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट्स पता है, तो वही वैसे ही जहां जैसे वहां क्या था, वहां T1 T2 पता थे और हमने F1 F2 निकाल लिए थे, ऐसे u1 u2 पता है, तो अब हम यहाँ g1 g2 निकाल लेंगे, मतलब एक तरह से ये इंटीग्रल u1 आएगा, ये इंटीग्रल u2 आएगा। ठीक है, तो g1 g2 निकल गए बाउंड्री पर। उसके बाद u1 प्लस आयोटा u2 g1 प्लस आयोटा g2 हो गया, बिल्कुल उसी तरह से, एक कांस्टेंट का फर्क था। तो हम कहेंगे कि जो हमारे ये सारे एनालिटिक फंक्शंस थे वो बराबर हो गए 2 म्यू g1 प्लस आयोटा g2, इसकी जगह वैल्यू रख दी g1 प्लस आयोटा g2। हमारे पास इस आर्टिकल में u1 u2 हमें पता है, सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की आधारशिला ही यही है कि आपको डिस्प्लेसमेंट्स पता है, u1 u2 पता है। अगर u1 u2 पता है इसका मतलब हुआ कि आप g1 g2 निकाल लेंगे, जैसे पिछले आर्टिकल में था ऐसे इंटीग्रल की फॉर्म में कुछ निकलेंगे। तो हम जो u1 प्लस आयोटा u2 है उसको कह रहे हैं कि ये बराबर हो गया g1 प्लस आयोटा g2 के। ठीक है, तो हमने जो ये हमारा पुराने आर्टिकल का रिजल्ट था कि डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक फंक्शंस, वहां पर u1 प्लस आयोटा u2 की जगह क्या पुट कर दिया, g1 प्लस आयोटा g2, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ आर्टिकल कि हमारे पास ये नोन है, ये चीज नोन है, ये आपको पता है, u1 u2 पता है तो g1 g2 पता है, और ये निकल गए एनालिटिक फंक्शंस। तो ये कंडीशन आ गई बाउंड्री पर कि एनालिटिक फंक्शंस इसके बराबर होने चाहिए। अब आता है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस की, जो आपने ये इतनी कंडीशंस निकाल दी हैं फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, सेकंड में, क्या ये यूनिक है, क्या ये एग्जिस्ट करती हैं? तो हमने कहा कि पहली कंडीशन तो ये निकली थी हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, और सेकंड में निकली है ये। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन वहां F1 प्लस आयोटा F2, और यहाँ एनालिटिक फंक्शन 2 म्यू g1 प्लस आयोटा g2। अब ये दोनों इक्वेशन अगर कंबाइन कर दी जाएं, अगर हम इनको एक ही इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें बिना जोड़े, देखो यहाँ कितना फर्क है, यहाँ फाई है,
यहाँ भी फाई है, यहाँ 1 है और यहाँ के है, यहाँ फाई बार डैश है, यहाँ जेड है और यहाँ माइनस जेड है, बस इतना ही फर्क है। यहाँ साई बार है, यहाँ साई बार, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। हमने क्या किया, यहाँ अल्फा लिख दिया। अल्फा की वैल्यू 1 है फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, और सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में के है 1 फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में माइनस के कह दी, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद टी, जो यहाँ टी लिखा है ये टी अब जेड है और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जेड है। तो आप देखो टी की वैल्यू जेड और यहाँ टी की वैल्यू जेड, वो माइनस कॉमन निकाल दिया इसमें से, माइनस के फाइव जेड प्लस जेड फाइव बार डैश जेड प्लस साई बार जेड, ऐसे बना दिया इसको और उस तरफ भी माइनस लगा लिया। फिर दूसरी तरफ तीसरी चीज क्या लिखी, ये हो गया। तीसरी चीज में तो कुछ फर्क ही नहीं, ये प्लस का बन गया ना, तो उसके लिए कुछ लगाना ही नहीं पड़ा, ये प्लस का ये प्लस का, और इज इक्वल टू में इस सारे को एफ टी कह दिया और इस सारे को कह दिया ये एफ टी नाम। एफ टी की वैल्यू ये है फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, और सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में 2 म्यू, माइनस यहाँ लग गया ना, देखो माइनस लगेगा, माइनस 2 म्यू जी वन प्लस आइटा जी टू। तो एग्जिस्ट करता है, एक कॉमन इक्वेशन बन गई, वो कॉमन इक्वेशन है ये नंबर 3। ठीक है, तो दोनों के लिए अल्फा डिफाइन हो गए, टी डिफाइन हो गया। अब वो कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ बाउंड्री, अब इसको सॉल्व करना है, यूनिकनेस पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसकी यूनिकनेस दिखाएंगे कि वो यूनिक भी होगा। ये हम कल के लेक्चर में करेंगे, ये हमारा लास्ट होगा इसका टॉपिक। ये बस ये लास्ट पेज है इसका, खत्म है सिलेबस, फर्स्ट यूनिट हमारा ओवर हो जाएगा, तो कल के लेक्चर में ओवर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने यहीं तक किया कि एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन, और फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है। तो इसको